अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज क्लास 10th के लिए हमारा लेक्चर नंबर 20 है एंड दैट इज़ अबाउट द फोर ब्रेन यानी कि प्रोज एंड सेफ्लॉन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको क्या कहा था, जो हमारा ब्रेन है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो एंटीरियर पार्ट है दैट इज कॉल्ड द फोर ब्रेन या प्रोजेंसेफ्लॉन। जो मिडल पार्ट है दैट इज कॉल्ड, क्योंकि ब्रेन जो होता है ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है हमारे स्कल में, ठीक है बेटा, हमारे क्रेनियम में। दूसरा पार्ट मिडल पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड द मिड ब्रेन या मीजेंसेफ्लॉन। और तीसरा पार्ट जो है दैट इज द हिंड ब्रेन, या जिसको हम यानी कि पोस्टीरियर पार्ट, सबसे पीछे वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड द हिंड ब्रेन और रोम एंड सेफ्लॉन, ठीक है बेटा, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, ब्रेन के तीनों पार्ट्स 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एज वेल एज हिंड ब्रेन, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किससे? फोर ब्रेन से, ठीक है बेटा, प्रोजेंसेफ्लॉन से। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल दैट इन द प्रीवियस लेक्चर दैट जो कि हमारा फोर ब्रेन है इट कंसिस्ट ऑफ 3 फंक्शनल रीजन्स। हमारे फोर ब्रेन में कितने फंक्शनल रीजन्स पाए जाते हैं? 3। नंबर 1 इज द ऑल्फैक्टरी लोब्स। हमारे फोर ब्रेन में यानी कि ब्रेन के आगे वाले हिस्से में 3 फंक्शनल रीजन्स पाई जाती है। 1 इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है बेटा। सेकंड इज कॉल्ड द सेरिब्रम एंड थर्ड इज कॉल्ड द डायएन्सेफ्लॉन, ठीक है बेटा, सेरिब्रम एंड थर्ड इज कॉल्ड द डायएन्सेफ्लॉन। ये 3 फंक्शनल रीजन्स है जो कि किस में पाई जाती है? 3 फंक्शनल रीजन्स है जो कि हमारे फोर ब्रेन में पाई जाती है, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डायएन्सेफ्लॉन। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये तीनों रीजन्स, तीनों फंक्शनल रीजन्स फोर ब्रेन के 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे कहाँ से? ऑल्फैक्टरी लोब्स से, ऑल्फैक्टरी लोब्स से। सवाल है ये ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होते हैं? कहा जाता है जो कि हमारा ब्रेन का एंटीरियर पार्ट है उसमें पाए जाते हैं ए पेयर ऑफ शॉर्ट क्लब्ड स्ट्रक्चर्स। ए पेयर ऑफ शॉर्ट यानी कि पेयर मीन्स वो 2 होते हैं, 2 यानी कि ब्रेन के एंटीरियर हिस्से में, या हम कहेंगे कि फोर ब्रेन के एंटीरियर हिस्से में आगे वाले हिस्से में पाए जाते हैं दो यानी कि पेयर, 2 शॉर्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है बेटा। वो क्या होते हैं ये ऑल्फैक्टरी लोब्स? दीज आर ए पेयर ऑफ शॉर्ट clubbed structures. These are a pair of short clubbed structures present in the anterior part of the forebrain. Present in the anterior part of the forebrain. ठीक है बेटा, got it? Present in the anterior part of the forebrain. वो क्या याद रखा आप लोगों ने बेटा? ये ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होते हैं? दीज आर ए पेयर ऑफ शॉर्ट क्लब्ड स्ट्रक्चर्स। ये एक पेयर होती है यानी कि 2 शॉर्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है बेटा, 2 शॉर्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ये 2 शॉर्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पाए जाते हैं हमारे ब्रेन के, हमारे फोर ब्रेन के एंटीरियर हिस्से में, आगे वाले हिस्से में, ठीक है बेटा, गॉट इट। वो क्या याद रखा आप लोगों ने? ये ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होते हैं? लोब्स मीन्स कि क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये 2 क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं हमारे ब्रेन के एंटीरियर, ऐसे, ठीक है बेटा, हमारे ब्रेन के एंटीरियर पार्ट में ये पाए जाते हैं। आगे वाले हिस्से में 2 शॉर्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम ऑल्फैक्टरी लोब्स कहते हैं, इनको हम ऑल्फैक्टरी लोब्स कहते हैं। अब सवाल है, ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं यानी कि हर किसी लोब में 2 पार्ट्स होते हैं, याद रखना बेटा, ये 2 लोब्स हर किसी लोब में, ये होते हैं ना, 2 पेयर होते हैं ना ये। अब हर किसी लोब में 2 पार्ट्स होते हैं यानी कि ईच लोब कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। हर किसी लोब में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, या ईच लोब कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। ईच लोब कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। हर किसी लोब में कितने हिस्से पाए जाते हैं? 2 हिस्से पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। और जो पहला हिस्सा होता है वो क्या होता है बेटा? यानी कि जो पहला हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी बल्ब, याद रखना बेटा, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है बेटा। और जो दूसरा हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। वो हर किसी लोब में
हर किसी इस ऑल्फैक्टरी लोब में क्या पाए जाते हैं, दो हिस्से पाए जाते हैं, दो पार्ट्स पाए जाते हैं। वन इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड सेकंड इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, गॉट इट। और ये मतलब ये जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं इसको, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहा जाता है। दे आर फुली कवर्ड बाय द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, यानी कि इन ऑल्फैक्टरी लोब्स को कौन कवर करता है, यानी कि दीज ऑल्फैक्टरी लोब्स आर कवर्ड बाय सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। इसलिए ऐसे हमें ये नहीं दिखाते हैं, दिखते हैं, ये हमें तभी दिखते हैं जब हम इनको कैसे देखते हैं, वेंट्रल व्यू में देखते हैं। याद रखना बेटा, क्योंकि ये ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं ना बेटा, दे आर कवर्ड बाय द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि इनको कौन कवर करता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, गॉट इट। इसीलिए ये हमें सिर्फ वेंट्रल व्यू में ही दिखते हैं। ठीक है बेटा, अब सवाल है, ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं ना बेटा, इन ऑल्फैक्टरी लोब्स से क्या अराइज होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स अराइज होती है। याद रखना बेटा, इन ऑल्फैक्टरी लोब्स से क्या अराइज होते हैं, इन ऑल्फैक्टरी लोब्स से ऑल्फैक्टरी नर्व अराइज होती है। ऑल्फैक्टरी लोब्स से क्या अराइज होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व अराइज होती है। दो ऑल्फैक्टरी लोब्स से दो ऑल्फैक्टरी, क्योंकि ऑल्फैक्टरी नर्व्स दो होती है। ठीक है बेटा, दो ऑल्फैक्टरी लोब्स से क्या अराइज होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स अराइज होती है। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है फंक्शंस क्या है इस इन ऑल्फैक्टरी लोब्स की। ऑल्फैक्टरी लोब्स की फंक्शन जो है, दैट इज दे आर कंसर्न्ड विद द सेंस ऑफ स्मेल। सीधी सी बात है, ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स है ये प्रोवाइड करते हैं हमें सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है बेटा, यानी कि ये मदद करते हैं हमें सेंस ऑफ स्मेल में। ठीक है बेटा, यानी कि कोई चीज मतलब स्मेल जो है वो सूंघने में ये हमें मदद करते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि सिंपली हम कहेंगे दे help in the sense of smell, यानी कि they are concerned with the sense of they are concerned with the sense of smell। ये ऑल्फैक्टरी लोब्स जो फोर ब्रेन के आगे वाले हिस्से में पाए जाते हैं, वो शॉर्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स जिनमें एक दो हिस्से होते हैं, एक ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। इन ऑल्फैक्टरी लोब्स का काम क्या है, दे आर कंसर्न्ड विद द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है बेटा, ये हमें सेंस ऑफ स्मेल में मदद करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमें सेंस ऑफ स्मेल में मदद करते हैं। और इन ऑल्फैक्टरी लोब्स से मैंने क्या कहा, ऑल्फैक्टरी नर्व्स अराइज होती है जो इनको कनेक्ट करते हैं किसको, ऑल्फैक्टरी लोब्स को हमारे नोज के साथ। इसीलिए इन ऑल्फैक्टरी लोब्स का रोल जो है वो किस में है, सेंस ऑफ स्मेल में। ठीक है बेटा, ये था पहला पार्ट किसका, फोर ब्रेन का, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स, सबसे आगे वाला पार्ट। ठीक है बेटा, होते क्या है ये ऑल्फैक्टरी लोब्स, दो शॉर्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है बेटा, अब इसके बाद दूसरा पार्ट जो है किसका, हमारे फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट जो है, दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। ठीक है बेटा, CREBRUM। ठीक है बेटा, सेरिब्रम। ठीक है बेटा, ये सेरिब्रम क्या होता है इसका मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा बेटा इसके बारे में। इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है बेटा, यानी कि ये माना जाता है ये सेरिब्रम, इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स, इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो सेरिब्रम है ये माना जाता है किसका, ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट माना जाता है, सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट माना जाता है ये किसका, हमारे ब्रेन का। अगर आपसे कोई पूछेगा ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन है और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन है, आप क्या कहोगे, सेरिब्रम। ठीक है बेटा, इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है बेटा, गॉट इट। तो अब सवाल है, ये जो ब्रेन है इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। ठीक है बेटा, यानी कि इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, सॉरी सेरिब्रम जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, यानी कि लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। क्योंकि सेरिब्रम जो होता है ये समवट स्फेरिकल, इसकी शेप जब हम देखते हैं ना, इट इज समवट स्फेरिकल। ठीक है बेटा, सेरिब्रम की शेप जो होती है दैट इज समवट स्फेरिकल। इसीलिए इसके दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। लेफ्ट और उन दो पार्ट्स को हम कहते हैं हेमिस्फीयर्स। लेफ्ट पार्ट को कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और राइट पार्ट को कहते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सपोज दिस इज सेरिब्रम। ठीक है बेटा, सपोज दिस इज
सेरिब्रम, ठीक है बेटा। यानी कि इसको हम ये समवट स्फेरिकल है ना शेप में, इसके दो पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा हिस्सा, उसको मैथमेटिकली हम कहते हैं ना हेमिस्फीयर, ठीक है बेटा, गॉट इट। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है बेटा। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक लेफ्ट पार्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है। एक लेफ्ट पार्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है, ठीक है बेटा। और जो इसका लेफ्ट पार्ट होता है ना बेटा, उसको लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं और राइट पार्ट जो इसका होता है उसको राइट हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है बेटा। लेफ्ट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और जो इसका राइट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। वो क्या याद रखा आप लोगों ने? ये जो हेमिस्फीयर है जिसकी शेप समवट स्फेरिकल होती है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेफ्ट पार्ट जो इसका होता है दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट पार्ट जो इसका होता है दैट इज कॉल्ड द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है बेटा। और ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है बेटा, ये जो दे आर कनेक्टेड बाय अ लार्ज बंडल ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स कॉल्ड कार्पस कैलोसम। याद रखना बेटा, ये दो हेमिस्फीयर्स जो होते हैं left and right, they are connected by a bundle of nerve fibers, bundle of myelinated fibers called as कार्पस कैलोसम। वो दैट मीन्स ये दो हेमिस्फीयर्स आप देख सकते हो, बीच में इन दो हेमिस्फीयर्स के बीच में इन दो, ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है, इन दो हेमिस्फीयर्स के बीच में पाई जाती है ए बंडल ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ए बंडल ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है बेटा। ए बंडल ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर कॉल्ड एज कार्पस, CORPUS, कार्पस कैलोसम, ठीक है बेटा, CALLOSUM, कार्पस कैलोसम। को क्या याद रखा आप लोगों ने बेटा? ये जो दो हेमिस्फीयर्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं बाय अ बंडल ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स, बाय अ लार्ज बंडल ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स कॉल्ड कार्पस कैलोसम, कॉल्ड कार्पस। यानी कि इन दो हेमिस्फीयर्स को कौन कनेक्ट करता है? अ लार्ज बंडल ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स कॉल्ड, इसको हम कार्पस कैलोसम कहते हैं, ठीक है बेटा, जो कि इन दो हेमिस्फीयर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है, अब ये जो क्या कहते हैं इसको, सेरिब्रम जो होता है कहा जाता है इसका आउटर पोर्शन जो होता है, ठीक है बेटा। इस सेरिब्रम का यहाँ पे मैं इसको अब मिटाऊंगा, ठीक है बेटा। अब ये जो सेरिब्रम का आउटर पार्ट है, ठीक है बेटा, सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है बेटा। आउटर पोर्शन जो है ना सेरिब्रम का आउटर पोर्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो आउटर पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। याद रखना बेटा, द आउटर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है बेटा, गॉट इट। और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है कहा जाता है इट मेक्स द ग्रे मैटर ऑफ द सेरिब्रम। ये सेरिब्रम का कौन सा हिस्सा बनाते हैं? ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ग्रे मैटर, ठीक है बेटा, गॉट इट। ये ग्रे मैटर, और कहा जाता है, याद रखना बेटा, कहा जाता है इस कॉर्टेक्स की सरफेस जो होती है दैट इज ग्रेटली फोल्डेड। आप देख सकते हो कॉर्टेक्स की जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं है बल्कि ये क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है बेटा। कॉर्टेक्स की जो ये सरफेस है इट इज नॉट स्मूथ बट इट इज ग्रेटली फोल्डेड, ठीक है बेटा। यानी कि द सरफेस ऑफ द कॉर्टेक्स इज ग्रेटली फोल्डेड, ठीक है बेटा। कॉर्टेक्स की सरफेस जो होती है इट ग्रेटली फोल्डेड, ठीक है बेटा, इसमें वो फोल्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। और जो इसके अपवर्ड फोल्ड्स है आप देख सकते हो, इसमें अपवर्ड फोल्ड्स भी है ना और डाउनवर्ड भी, ठीक है बेटा। जो इसके अपवर्ड फोल्ड्स है दोज आर कॉल्ड एज गैरी। याद रखना बेटा, अपवर्ड फोल्ड जो इसके हैं उनको हम गैरी कहते हैं, या सिंगुलर गैरी का क्या है, गैरस, ठीक है बेटा। और जो इसके वो डाउनवर्ड ग्रूव्स है उनको हम कहते हैं सल्की, है ना बेटा। यहाँ पे अपवर्ड फोल्ड पाया जाता है दैट इज कॉल्ड द गैरी, और यहाँ पे डाउनवर्ड ग्रूव पाया जाता है दैट इज कॉल्ड द सल्की या सल्कस, गैरी या गैरस, ठीक है बेटा, गॉट इट। वो क्या याद रखा आप लोगों ने, जो सेरिब्रम का क्या है बेटा, सरफेस है, इट इज नॉट स्मूथ बट इट इज ग्रेटली फोल्डेड, इसमें वो फोल्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है बेटा, इसमें वो फोल्ड्स पाए जाते हैं। और जो इसके वो अपवर्ड फोल्ड्स है, अपवर्ड भी होती है डाउनवर्ड भी, अपवर्ड फोल्ड जो
इसके है उनको हम गैरी कहते हैं, और इसके ये जो डाउनवर्ड ग्रूव्स है उनको हम यानी कि अपवर्ड फोल्ड्स को हम गैरी कहते हैं, और डाउनवर्ड ग्रूव्स को हम सल्की कहते हैं। डाउनवर्ड ग्रूव्स को हम क्या कहते हैं? सल्की कहते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है, ठीक है बेटा, अब सवाल है जो कि क्या कहते हैं इसको बेटा, इसमें वो बहुत सारे नर्व फाइबर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। इसमें वो बहुत सारे नर्व फाइबर्स भी पाए जाते हैं, किसमें? इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और वो नर्व फाइबर्स जो है जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम। वो जो इसमें नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, दैट फॉर्म्स द व्हाइट मैटर ऑफ द सेरेब्रम। ठीक है बेटा, दैट फॉर्म्स द व्हाइट मैटर ऑफ द सेरेब्रम को, दैट मीन्स इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर भी होता है और व्हाइट मैटर भी होता है। इसमें ग्रे मैटर भी होता है और व्हाइट मैटर भी होता है। ठीक है बेटा, गॉट इट। यहां तक समझ आया? गो क्या याद रखा आप लोगों ने सेरेब्रम में? सेरेब्रम जिसकी शेप समवट स्फेरिकल होती है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उन पार्ट्स को हेमिस्फीयर्स कहते हैं। लेफ्ट वाले को लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट वाले को राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और वो दो हेमिस्फीयर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय अ लार्ज बंडल ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कॉल्ड एज कार्पस कैलोसम। उसके बाद आप लोगों ने क्या याद रखा कि ये जो सेरेब्रम है इसका आउटर पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एंड ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है इट मोस्टली फॉर्म्स द ग्रे मैटर ऑफ द सेरेब्रम। और इसके अलावा क्या आप लोगों ने याद रखा कि इसके अलावा इसमें वो नर्व फाइबर्स भी होते हैं कुछ, एंड दैट फॉर्म्स द व्हाइट मैटर ऑफ द सेरेब्रम। इसके अलावा आप लोगों ने क्या याद रखा कि जो सेरेब्रम की सरफेस है दैट इज नॉट स्मूथ बट दैट इज ग्रेटली फोल्डेड। ठीक है बेटा, और वो जो फोल्ड्स उसमें पाए जाते हैं, वो जो अपवर्ड वाले फोल्ड्स हैं उनको हम गैरी कहते हैं, यहाँ सिंगुलर गैरस है इसका। और जो इसमें वो डाउनवर्ड ग्रूव्स पाए जाते हैं उनको हम सल्की कहते हैं, जिसका सिंगुलर क्या है बेटा? सल्कस है, जिसका सिंगुलर सल्कस है। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है कहा जाता है, पता है बेटा आप लोगों को, ये बात याद रखना, कहा जाता है ये जो गैरी है ना, कहा जाता है ये गैरी एंड सल्की, यानी कि ये जो फोल्ड जितने सेरेब्रम में ज़्यादा होते हैं ना उतना मेमोरी पावर, ये अक्सर कहा जाता है। यानी कि जितने मोर द नंबर ऑफ गैरी एंड सल्की मोर विल बी द मेमोरी पावर। यानी कि एक इंसान की यादाश्त तब ज़्यादा होती है जब उसके सेरेब्रम में ये फोल्ड ज़्यादा होते हैं, ये गैरी सल्की ज़्यादा होती है। यानी कि नंबर ऑफ गैरी एंड सल्की डिटरमाइन इज द मेमोरी पावर। ठीक है बेटा, गॉट इट। जितने ये गैरी और सल्की ज्यादा होते हैं किसी के ब्रेन के सेरेब्रम में, उतना उसका मेमोरी पावर भी ज्यादा होता है। ठीक है, उतनी उसकी यादाश्त भी ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, उतनी उसकी यादाश्त भी ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, अब सवाल है, ठीक है बेटा, अब सवाल है कि ये जो क्या कहते हैं इसको बेटा, ये जो पता है, ये मैं यहाँ पे भूल गया था आपको बोलना। ठीक है बेटा, ये जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं ना बेटा, ये पता है यानी कि ये कैसे डिवाइड होते हैं, यानी कि ये सेरेब्रम कैसे दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है। ये डिवाइड होता है किसकी वजह से? एक बड़े फिशर की वजह से, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल फिशर कहते हैं। ठीक है बेटा, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल फिशर कहते हैं। यानी कि ये जो सेरेब्रम है it is divided into two cerebral hemispheres by a longitudinal fissure। ठीक है बेटा, by a longitudinal fissure, यानी कि इन दो हेमिस्फीयर्स के बीच में लॉन्गिट्यूडनल फिशर होता है, यानी कि जो इस सेरेब्रम को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। और फिर वो दो हेमिस्फीयर्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बाय अ लार्ज बंडल ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कॉल्ड एज कार्पस कैलोसम। ठीक है बेटा, अब सवाल है ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, यानी कि ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, कितने सेरेब्रल हेमिस्फीयर? दो, लेफ्ट एंड राइट। अब सवाल है ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि हर कोई सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है ना उसमें 4 लोब्स पाए जाते। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। याद रखना बेटा, ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। हर कोई 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं टोटल सेरेब्रम में, और वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स जो होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। उनको हम 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि दे आर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। एक को हम कहते हैं फ्रंटल लोब, एक को हम क्या कहते हैं? फ्रंटल लोब। दूसरे को हम कहते हैं पैराइटल लोब। याद रखना बेटा, क्या कहते हैं? पैराइटल। यानी कि हर किसी सेरेब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब्स पाए जाए। एक को हम कहते हैं फ्रंटल लोब, दूसरे को पैराइटल लोब,
तीसरे को हम कहते हैं टेम्पोरल लोब, क्या कहते हैं, टेम्पोरल लोब, और चौथे को हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब। ठीक है बेटा, ऑसिपिटल लोब। वो क्या याद रखा आप लोगों ने, यानी कि ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। एक को हम कहते हैं बेटा फ्रंटल लोब, दूसरे को पैराइटल लोब, तीसरे को कहते हैं टेम्पोरल लोब, और चौथे को हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब। ठीक है बेटा, कहा जाता है जो कि क्या कहते हैं इसको, फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को सेपरेट करता है एक मतलब ग्रूव, उसको हम कहते हैं सेंट्रल सल्कस। यानी कि फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब, 4 लोब्स है ना टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हो। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। हर किसी हेमिस्फीयर में 4 लोब्स पाई जाती है ना, यानी कि प्रत कुन सेरिब्रल हेमिस्फीयरस मज 4 खंट लबन यवन। ठीक है बेटा, 1 इज कॉल्ड द फ्रंटल लोब, दोयम गो पैराइटल, त्रेयम टेम्पोरल, चूरिम ऑसिपिटल। कहा जाता है अब ये जो फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ सेंट्रल सल्कस। ठीक है बेटा, यानी कि सपोज दिस इज फ्रंटल लोब, दिस इज पैराइटल लोब, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ ग्रूव कॉल्ड एज सेंट्रल सल्कस। उस ग्रूव को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सल्कस। अब रहा फिर कौन सा लोब, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब। ठीक है बेटा, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब यहाँ पे होता है। ठीक है बेटा, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब के बीच में भी एक ग्रुप पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द लेटरल सल्कस। याद रखना बेटा, जैसे आपने क्या याद रखा, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब के बीच में एक ग्रुप पाया जाता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल सल्कस। और ऐसे ही फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब के दरमियान भी एक ग्रुप पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द लेटरल सल्कस। और ऐसे ही पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब के दरमियान भी एक ग्रुप पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। याद रखना बेटा, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। को क्या याद रखा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, फ्रंटल लोब एंड parietal lobe are separated from each other by a groove called as central sulcus. Similarly, frontal lobe and temporal lobe are separated from each other by a groove called as lateral sulcus. And similarly, parietal lobe and occipital lobe are separated from each other by a groove called as parieto-occipital sulcus. ठीक है बेटा, got it? अब सवाल है, अब ये जो सेरिब्रम है, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया। अब सवाल है ये जो हमारा सेरिब्रम होता है ना बेटा, हमारे ब्रेन का जो लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कहा जाता है ये जो सेरिब्रम है इसमें 3 फंक्शनल रीजन्स पाए। हर किसी सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कितने फंक्शनल एरियाज पाए जाते हैं? ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर consists of 3 functional areas। ठीक है बेटा, हर किसी सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 3 फंक्शनल एरियाज पाए जाते हैं। 1 इज कॉल्ड द सेंसरी एरिया, एक को हम क्या कहते हैं, सेंसरी एरिया। सेकंड इज कॉल्ड द, दूसरा एरिया है दैट इज कॉल्ड द एसोसिएशन एरिया। ठीक है बेटा, एसोसिएशन एरिया। वो क्या याद रखा आप लोगों ने, हर किसी फंक्शनल, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर में अब कितने फंक्शनल एरियाज पाए जाते? 3। 1 इज कॉल्ड द सेंसरी एरिया, सेकंड इज कॉल्ड द एसोसिएशन एरिया एंड 4th इज कॉल्ड द मोटर एरिया। ठीक है बेटा, अब सवाल है सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया का काम क्या है? रिसेप्टर्स से इम्पल्स को रिसीव करना, यानी कि टू रिसीव इम्पल्स मीन्स मैसेज, टू रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर। याद रखना बेटा, सेंसरी एरिया, ये 3 फंक्शनल एरियाज है हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में। 1 इज द सेंसरी एरिया, सेकंड इज द एसोसिएशन एरिया, थर्ड इज कॉल्ड द मोटर एरिया। ठीक है बेटा, 3 फंक्शनल एरियाज लबन सान सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। गोडन्यू गो सेंसरी एरिया, दोयम एसोसिएशन एरिया, त्रेयम सेंसरी एरिया फंक्शन क्या है, अमिच काम क्या है? इम्पल्स रिसीव करने कन पे, रिसेप्टरों पे। ठीक है बेटा, गॉट इट, रिसेप्टरों पे। ठीक है बेटा, गॉट इट।
सवाल एसोसिएशन एरियाच काम क्या है। एसोसिएशन एरियाच काम सु इम्पल्स स मैसेज क्या कर यानी कि सु इनपुट क्या कर इंटरप्रेट कर। ठीक है बेटा, यानी कि इसका काम है टू इंटरप्रेट द इनपुट, टू इंटरप्रेट द इनपुट यानी कि टू इंटरप्रेट द इम्पल्स, उस इम्पल्स को प्रोसेस करना, उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है बेटा, गॉट इट। और फिर क्या करना, और फिर इनिशिएट करना रेस्पॉन्स इन लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, टू इंटरप्रेट द इनपुट एंड टू इनिशिएट ए रेस्पॉन्स, and to initiate a response, to interpret the input and to initiate the response, and to initiate the response in light of past experience, in light of past experience। को क्या याद रखा आप लोगों ने, एसोसिएशन एरिया का काम क्या है। इसका काम है जो इस सेंसरी एरिया ने इम्पल्स रिसीव किया था, मैसेज रिसीव की थी, इनपुट रिसीव किया था, कहाँ से रिसेप्टर से, वो सेंसरी एरिया से फिर किस में पहुंचता है, वो इम्पल्स एसोसिएशन एरिया में। और एसोसिएशन एरिया उस इम्पल्स को, उस इनपुट को इंटरप्रेट करता है और प्रोसेस करता है और वो रेस्पॉन्स को इनिशिएट करता है इन लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस को मद्देनजर, क्योंकि सारी पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होती है ना हमारी, वो स्टोर होती है किसमें, इस एसोसिएशन एरिया में। इसलिए पास्ट एक्सपीरियंसेस को कंसिडर मतलब मद्देनजर रख के, पास्ट एक्सपीरियंसेस का सहारा लेके ये एसोसिएशन एरिया जो है रेस्पॉन्स इनिशिएट करवाता है। ठीक है बेटा, रेस्पॉन्स दिखाने में मदद करता है। ठीक है बेटा, यानी कि ये एसोसिएशन एरिया मान लो ये कंप्यूटर का सीपीयू है। जब हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के जरिए इनपुट प्रोवाइड करते हैं ना किसको, कीबोर्ड मान लो मतलब ये सेंसरी एरिया है। ठीक है बेटा, इनपुट जब हम देते हैं कंप्यूटर को, वो किसके पास पहुंचता है, सीपीयू के पास। सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, उस इनपुट को इंटरप्रेट करता है और वो हमें वहाँ से रिजल्ट देता है, वो हमें वहाँ से डिसीजन देता है। वो वैसे ही एसोसिएशन एरिया भी देता है। ठीक है बेटा, जब सेंसरी एरिया से फिर इंपल्स इसमें पहुंचता है ना, ये फिर डिसीजन देता है पास्ट एक्सपीरियंसेस को मद्देनजर रखते हुए, पास्ट एक्सपीरियंसेस का सहारा लेके ये एसोसिएशन एरिया जब इनपुट को इंटरप्रेट करता है, प्रोसेस करता है और पास्ट एक्सपीरियंसेस को मद्देनजर रखते हुए ये रेस्पॉन्स इनिशिएट करवाता है। ठीक है बेटा, ये रेस्पॉन्स दिखाने में हमें मदद करता है, यानी कि ये डिसीजन देता है। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या है बेटा, यानी कि ये जो एसोसिएशन एरिया है, दैट मीन्स इट इज इन्वॉल्वड इन मेमोरी, लर्निंग एंड रीजनिंग। याद रखना बेटा, ये एसोसिएशन एरिया जो है कहा जाता है इट इज इन्वॉल्वड इन मेमोरी, लर्निंग एंड थिंकिंग। ठीक है बेटा, यानी कि जो हमारी याददाश्त होती है उसमें, लर्निंग में यानी कि कोई चीज़ सीखने में, और रीजनिंग में हमें मदद करता है कौन, एसोसिएशन एरिया। अब इसके बाद है मोटर एरिया। मोटर एरिया का काम क्या है, अब जब एसोसिएशन एरिया ने वापस इम्पल्स भेजी किसको, इफेक्टर्स को, ये इम्पल्स जो है इफेक्टर्स के पास पहुंचती है मोटर एरिया के जरिए। यानी कि एसोसिएशन एरिया डायरेक्टली अब इफेक्टर्स को क्या नहीं करता है, इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है, बल्कि ये मोटर एरिया के जरिए उनको इंस्ट्रक्शंस पहुंचाता है। गो दैट मीन्स मोटर एरिया का काम क्या है, इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू द इफेक्टर्स, इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू द इफेक्टर्स। यानी कि जो एसोसिएशन एरिया से इंस्ट्रक्शंस आती है ना किसके लिए, इफेक्टर्स के लिए, रेस्पॉन्स दिखाने के वो मोटर एरिया के थ्रू पहुंचती है किसके पास, इफेक्टर्स के पास। गो दैट मीन इट ट्रांसमिट्स इंपल्सेस टू इफेक्टर्स, इट ट्रांसमिट्स इंपल्सेस टू इफेक्टर्स। मोटर एरिया का काम क्या है, एसोसिएशन एरिया से आई हुई इंस्ट्रक्शंस, एसोसिएशन एरिया से आई हुई रेस्पॉन्सिव मैसेज, एसोसिएशन एरिया से आई हुई इम्पल्सेस को इफेक्टर्स तक पहुंचाना। ठीक है बेटा, इफेक्टर्स तक पहुंचाना, ये काम है किसका, ये काम है किसका बेटा, ये काम है किसका, मोटर एरिया का। ठीक है बेटा, ये काम है मोटर एरिया का। गॉट इट, समझ आया। अब इसके बाद फोर ब्रेन का तीसरा पार्ट है, ये तीसरा रीजन है। ठीक है बेटा, दैट इज द डायएनसेफलॉन। अब सेरेब्रम के बाद फोर ब्रेन का तीसरा पार्ट जो है सेरेब्रम के बाद, दैट इज द डायएनसेफलॉन। ठीक है बेटा, डायएनसेफलॉन इज द थर्ड पार्ट ऑफ द सेरेब्रम। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट ऑफ द सेरेब्रम। गॉट इट, गॉट इट। तो ये डायएनसेफलॉन जो है कहा जाता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ
3 मेन पार्ट्स, यानी कि डायएनसेफलॉन जो पार्ट है ना किसका, फोरब्रेन का, ये डायएनसेफलॉन में 3 सब पार्ट्स पाई जाती है। इट कंसिस्ट्स ऑफ एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। याद रखना बेटा, ये डायएनसेफलॉन जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस, कामा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है बेटा, एंड हाइपोथैलेमस। गो दैट मीन डायएनसेफलॉन में कितने पार्ट्स पाए जाते, 3, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है बेटा, गॉट इट। एपिथैलेमस जो होता है कहा जाता है इट इज नॉट फॉर्म्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। याद रखना बेटा, एपिथैलेमस नर्वस टिश्यू का नहीं बना होता, अदरवाइज हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कार्ड किसका बना होता है, नर्वस टिश्यू का। लेकिन ये जो एपिथैलेमस, ये जो डायएनसेफलॉन का एक पार्ट है, कहा जाता है इट इज नॉट फॉर्म्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है बेटा, गॉट इट। और इसके अलावा जब हम देखते हैं ना बेटा, ये जो क्या कहते हैं इसको बेटा, ये जो इसका एंटीरियर पार्ट है एपिथैलेमस का, कहा जाता है वो वैस्कुलर होता है और उसमें फोल्ड्स पाए जाते हैं। और जो इसमें वो फोल्ड्स पाए जाते हैं बेटा, उन फोल्ड्स की वजह से ये क्या बनाता है, एंटीरियर क्वाराइड फ्लेक्सस, ठीक है बेटा, गॉट इट, एंटीरियर क्वाराइड फ्लेक्सस, ठीक है बेटा, गॉट इट। तो अब सिंपली मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा बेटा शॉर्ट में ही। अब ये जो एपिथैलेमस होता है बेटा, जो कि डायएनसेफलॉन का एक पार्ट है, कहा जाता है कि इसमें क्या पाई जाती है, इसमें एक मतलब राउंडेड बॉडी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पीनियल बॉडी। याद रखना बेटा, सिंपली आप याद रखोगे बेटा, गो दैट मीन्स ये एपिथैलेमस जो है इट इज नॉट फॉर्म्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, बल्कि इसमें एक राउंडेड बॉडी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द पीनियल बॉडी, ठीक है बेटा, दैट इज कॉल्ड ए पीनियल बॉडी। और ये पीनियल बॉडी जो है ये बेसिकली एक, जिसको हम पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं, ये बेसिकली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये बेसिकली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और इससे एक हार्मोन निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज मेलाटोनिन। याद रखना बेटा, इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो एपिथैलेमस है, अगर हम फंक्शन के हिसाब से देखेंगे, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। ये एपिथैलेमस जो है इसमें बेसिकली एक राउंडेड बॉडी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द पीनियल बॉडी, या जिसको हम पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि बेसिकली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिससे एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड द मेलाटोनिन, ठीक है बेटा, दैट इज कॉल्ड द मेलाटोनिन, ठीक है बेटा, गॉट इट। और इसके बाद जो है मतलब एक और पार्ट जो मैंने कहा था, एपिथैलेमस के बाद एक और पार्ट डायएनसेफलॉन का, दैट इज द थैलेमस, ठीक है बेटा। एपिथैलेमस के बाद एक और पार्ट जो है इसका, दैट इज थैलेमस, ठीक है बेटा, गॉट इट, दैट इज थैलेमस, जो कि मतलब मिड ब्रेन से थोड़ा नीचे पाया जाता है, ठीक है बेटा। और कहा जाता है इट इज कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ ग्रे मैटर। ये जो थैलेमस है कहा जाता है इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। ये मेनली किसका बना होता है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है बेटा, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है बेटा, गॉट इट। और जो हमारा हाइपोफाइसिस है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो बेसिकली इसी मतलब वो बेसिकली अटैच होता है अब किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ, ठीक है बेटा। थैलेमस जो है ये मैंने क्या कहा, ये एक और पार्ट है डायएनसेफलॉन का विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। इसके बाद तीसरा पार्ट जो है डायएनसेफलॉन का, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। और कहा जाता है ये हाइपोथैलेमस जो है इसके साथ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट होता है एक स्टाक के जरिए, दैट इज कॉल्ड एज इनफंडिब्यूलम। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो है जिसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इसी हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होता है एक स्टाक के जरिए, एक कनेक्शन के जरिए, जिसको हम इनफंडिब्यूलम कहते हैं। उस स्टाक को हम क्या कहते हैं बेटा, उस स्टाक को हम इनफंडिब्यूलम कहते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और उससे भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, उससे भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है बेटा। सवाल है ये जो हाइपोथैलेमस है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल दैट ये एक स्मॉल मतलब स्ट्रक्चर है, बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा, गॉट इट। ये बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर है लेकिन हाईली वास्कुलर होता है और कहा जाता है ये कंट्रोल करता है जो भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी की है उनको ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हमारे यानी कि सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है बेटा, गॉट इट। ये पहले कहा जाता था ना बेटा, पहले क्या कहा जाता था, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको पहले मास्टर ग्लैंड कहा जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि वो हर किसी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। लेकिन बाद में देखा गया कि
वो पिट्यूटरी ग्लैंड खुद किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। ठीक है बेटा, गॉट इट, क्योंकि हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कंट्रोल करते हैं बाकी ग्लैंड्स की सिक्रीशन को। गो दैट मीन्स ये एक और पार्ट जो था किसका, हमारे फोरब्रेन का, दैट इज डायनसेफलॉन। इसमें क्या पाए जाते हैं, अहम दो ग्लैंड्स पाए जाते हैं, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, प्लस उसी हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होता है एक और ग्लैंड, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड को। अगर हम देखेंगे फंक्शनली, अगर हम देखेंगे ना बेटा, फंक्शनली नो डाउट स्ट्रक्चरली इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, कौन, डायनसेफलॉन, मगर फंक्शनली अगर हम देखेंगे इट इज द पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको याद रखने की जरूरत है। स्ट्रक्चरली इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, स्ट्रक्चरली ये डायनसेफलॉन जो है इट इज द पार्ट, जिसमें क्या क्या आता है, डायनसेफलॉन में क्या क्या आता है, एक तो हमारा एपिथैलेमस आता है, थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस आता है। ठीक है बेटा, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस सबसे ऊपर वाला पार्ट, थैलेमस बीच वाला, हाइपोथैलेमस नीचे वाला पार्ट है किसका, डायनसेफलॉन का। स्ट्रक्चरली ये माना जाता है ब्रेन का ही पार्ट है क्योंकि ब्रेन में ही अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फंक्शनली इट इज पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि इस डायनसेफलॉन में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि इसके एपिथैलेमस रीजन में पाया जाता है वो पीनियल ग्लैंड जिससे मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है, और ऐसे ही इसके जो हाइपोथैलेमस पार्ट वाला पार्ट है ये भी तो एक मतलब न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड है कि नहीं, गॉट इट। और प्लस जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी इसी हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा होता है बाय सेटा कॉल्ड एज इन्फंडिब्यूलम। दैट मीन्स नो डाउट स्ट्रक्चरली दिस डायनसेफलॉन इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, यानी कि ब्रेन हम कहेंगे, बट फंक्शनली इट इज द पार्ट ऑफ द आवर एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिनसे कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिन हार्मोन्स की बड़ी अहम फंक्शंस हमारी बॉडी में है। ठीक है बेटा, यह था एक और पार्ट किसका, हमारे फोर ब्रेन का, प्रोजेंसेफलॉन का, दैट इज डायनसेफलॉन। इसी के साथ तीनों पार्ट्स हमारे फोर ब्रेन के कंप्लीट हो गए। नंबर 1 वाज ऑल्फैक्टरी लोब्स विच आर कंसर्न्ड विद द सेंस ऑफ स्मेल। नंबर 2 इज सेरेब्रम जो सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है ब्रेन का और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, क्योंकि उसी के साथ हमारी मेमोरी, हमारी रीजनिंग, हमारी थिंकिंग जुड़ी हुई होती है। वही हमारी इम्पल्सेस को रिसीव करता है, उनको प्रोसेस करता है, उनको इंटरप्रेट करता है और डिसीजन देता है, इंस्ट्रक्शंस भेजता है इफेक्टर्स को रेस्पॉन्स दिखाने के वास्ते। ठीक है बेटा, गॉट इट। वो दैट मीन्स सेरेब्रम बड़ा अहम पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन का। एंड दैट उसके बाद तीसरा पार्ट जो था हमारे ब्रेन का, दैट फोर ब्रेन का, दैट इज डायनसेफलॉन, जो स्ट्रक्चरली पार्ट है ब्रेन का, लेकिन फंक्शनली ये पार्ट है किसका, एंडोक्राइन सिस्टम का, क्योंकि इस डायनसेफलॉन में कुछ अहम ग्लैंड्स हमारी बॉडी की पाई जाती है, जैसे पीनियल ग्लैंड इसके एपिथैलेमस वाले रीजन में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, इसी के साथ पहला पार्ट हमारे ब्रेन का कंप्लीट हो गया, दैट इज फोर ब्रेन, यानी कि द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द फोर ब्रेन, जिसको हम प्रोजेंसेफलॉन भी कहते हैं। नाउ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द मिड ब्रेन, यानी कि मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मीजेंसेफलॉन भी कहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।